12वां क्वेश्चन क्या था कि हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है, तो हमने बताया आनंद रघुनंदन है। और हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आलोचक डॉक्टर बच्चन सिंह आनंद रघुनंदन को हिंदी का जो है पहला नाटक मानते हैं। और यह रचना किसकी है, तो महाराज विश्वनाथ सिंह का है। ब्रजभाषा में रचित नाटक है। प्रबोध चंद्रोदय की बात करें तो यशवंत सिंह हैं प्रबोध चंद्रोदय के नाटककार। और जबकि शकुंतला जो है निवाज का नाटक है। भाव विलास किसकी रचना है, तो हमने बताया देव की रचना है। 1689 ईस्वी में देव की रचना। इसमें रस एवं नायक नायिका भेद का वर्णन किया गया है। देव जो है रीतिबद्ध परंपरा के आचार्य एवं कवि हैं। इनका मूल नाम देवदत्त था और इनकी जो है अन्य प्रमुख रचनाएं निम्न है। अष्टयाम भी इनकी रचना है। और राग रत्नाकर और रस विलास, सुजान विनोद और प्रेम तरंग आदि जो है ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं, देव की रचना है। पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचाशा आदि जो है पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं। 14 क्वेश्चन है कि भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है। भारतेंदु दर्पण के नाम से, भारतेंदु वाणी के नाम से, भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से या भारतेंदु प्रसून के नाम से। तो भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है, तो इसका सही जवाब जो है भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है ये बताना है। तो क्या भारतेंदु दर्पण के नाम से है, या भारतेंदु वाणी के नाम से, या भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से, या भारतेंदु प्रसून के नाम से। तो भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से जो है भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह है। भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से जो है भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह है। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है, तो भारतेंदु ग्रंथावली नाम से हुआ है। इसका जो है संपादन किसने किया, तो ब्रज रत्न दास ने किया है इसका संपादन भारतेंदु ग्रंथावली का। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार है। तो कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार, ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार। तो भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह की नाम पूछा जाए तो भारतेंदु ग्रंथावली है और इसका संपादन जो है ब्रज रत्न दास ने किया है। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि कविता में जो है उनका संस्कार है, गद्य में क्या है, विचार है। तो कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार है। 15वां क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती में छपी थी। उसने कहा था जो है कहानी किस वर्ष जो है सरस्वती में छपी थी ये बताना है। 1915 में, 1910 में, 1912 में, 1916 में। तो उसने कहा था ये कब छपा था सरस्वती पत्रिका में, तो इसका ये सही जवाब है। उसने कहा था जो कहानी है किस वर्ष सरस्वती में छपी थी, तो 1915 ईस्वी में यह जो है कहानी छपी थी। उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती में छपी थी, तो 1915 में। 14 क्वेश्चन था कि भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है, तो भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से बताया और इसका संपादन जो है ब्रज रत्न दास ने किया है। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। और उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती में छपी, तो 1915 में छपी थी और सरस्वती पत्रिका में छपी। इसके कहानीकार कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया है। उसने कहा था प्रेम संवेदना की कहानी है और इसकी जो पृष्ठभूमि है प्रथम विश्व युद्ध की है। इसकी क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, प्रथम विश्व युद्ध की है। यह फ्लैश बैक जो है पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी हिंदी की प्रथम कहानी है। यह क्या है, फ्लैश बैक जो है पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी हिंदी की प्रथम कहानी है। सुखमय जीवन जो है 1911 ईस्वी में, बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी में गुलेरी की अन्य प्रमुख कहानियाँ हैं। तो उसने कहा था कहानी जो है 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में छपी और इसके कहानीकार कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था प्रेम संवेदना की कहानी है। इसकी पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध की है। यह फ्लैश बैक जो है पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी हिंदी की प्रथम कहानी है। सुखमय जीवन 1911 और बुद्धू का कांटा 1914 गुलेरी की अन्य प्रमुख कहानियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16 क्वेश्चन की हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया है।
तो आपको बताना है कि हिंदी भाषा की लिपि जो है भारतीय संविधान में किससे स्वीकार किया गया, देवनागरी लिपि को या गुरुमुखी लिपि को या ब्राह्मी लिपि को या चंद्र लिपि को। तो देवनागरी लिपि को जो है भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की लिपि के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अगला क्वेश्चन 17 है कि सितारे हिंद किसकी उपाधि है, राजा शिव प्रसाद की, श्रीनिवास दास की, राजा लक्ष्मण सिंह की, देवकी नंदन खत्री की। तो ये सही जवाब है, सितारे हिंद जो है उपाधि राजा शिव प्रसाद की है, सिंह की है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु भी थे। ये क्या थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु भी थे सितारे हिंद। और राजा शिव प्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो राजा भोज का सपना है, इतिहास तिमिरनाशक है और वामा मनोरंजन तथा विद्यांकुर, ये सभी रचनाएं जो हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद की जो है रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचना है, तो राजा भोज का सपना है, इतिहास तिमिरनाशक है, वामा मनोरंजन तथा विद्यांकुर, ये सभी रचनाएं जो हैं किसके हैं, राजा शिव प्रसाद सिंह की रचनाएं हैं, सितारे हिंद की रचनाएं हैं। तो सितारे हिंद किसकी उपाधि है, तो राजा शिव प्रसाद की, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु भी थे। राजा शिव प्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित हैं, राजा भोज का सपना है, इतिहास तिमिरनाशक है, वामा मनोरंजन तथा विद्यांकुर आदि, ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं, तो राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद की हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुक्ल जी के अनुसार हमीर राशों के रचनाकार कौन है, रूपचंद्र हैं या जज्वल हैं या विद्याधर हैं या सारंगधर हैं। तो आपको बताना है शुक्ल जी के अनुसार बताना है कि हमीर राशों के रचनाकार, शुक्ल जी ने हमीर राशों के रचनाकार किसे मानते हैं। तो इन्होंने हमीर राशों के रचनाकार जो है सारंगधर को मानते हैं आचार्य शुक्ल जी, हमीर राशों के रचनाकार। तो आचार्य शुक्ल ने 14वीं शताब्दी में के ग्रंथ जो है प्राकृत पैंगलम, आचार्य शुक्ल ने 14वीं शताब्दी के ग्रंथ प्राकृत पैंगलम, जिसके रचनाकार कौन है, लक्ष्मीधर हैं। प्राकृत पैंगलम के रचनाकार कौन है, लक्ष्मीधर हैं। और आचार्य शुक्ल ने 14वीं शताब्दी ग्रंथ प्राकृत पैंगलम, जिसके रचनाकार लक्ष्मीधर हैं, के कुछ छंदों के आधार पर हमीर राशों ग्रंथ की कल्पना की। आचार्य शुक्ल ने हमीर राशों का रचनाकार जो है सारंगधर को बताया, जबकि राहुल संकृत्यायन की बात करें तो इन्होंने हमीर राशों के रचनाकार को किसे माना, जज्जल को माना है नामक किसी कवि को इसके रचयिता घोषित किया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो हमीर राशों के रचयिता जो है सारंगधर हैं। अगर हजारी प्रसाद राहुल संकृत्यायन के अनुसार पूछा जाए तो जज्जल ये मानते हैं हमीर राशों के रचनाकार। और प्राकृत पैंगलम के रचनाकार कौन है, लक्ष्मीधर हैं। 19वां क्वेश्चन है कि रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया, उर्दू, अपभ्रंश, संस्कृत या पाली। तो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया रामायण में। आदिकवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की। इसे वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ में जो है 24,000 श्लोक समाहित हैं। तो रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया, तो रामायण में जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है और इसे वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक जो है समाहित हैं। 18 क्वेश्चन है कि शुक्ल जी के अनुसार हमीर राशों के रचनाकार कौन है, तो सारंगधर हैं शुक्ल जी के अनुसार हमीर राशों के रचनाकार। और जो है अगर बात करें राहुल संकृत्यायन की, तो राहुल संकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसके रचयिता घोषित किए हैं हमीर राशों के। और आचार्य शुक्ल ने 14वीं शताब्दी के ग्रंथ प्राकृत पैंगलम, जिसके रचनाकार लक्ष्मीधर हैं, के कुछ छंदों के आधार पर हमीर राशों ग्रंथ की कल्पना की। रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो हमने संस्कृत बताया। वाल्मीकि रामायण के नाम से इसे जो है वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक समाहित हैं। 20 क्वेश्चन है कि राम कैसो जस अध उरुथ गणन है। राम कैसो जस अध उरुथ गणन है किसकी पंक्ति है, तुलसीदास की, मतीराम की, सेनापति की या अग्रदास की। कि राम कैसो जस अध उरथ गणन है किसकी पंक्ति है, तो राम कैसो जस
अध उरथ गणन है किसकी पंक्ति है? सेनापति। उपर्युक्त पंक्ति जो है राम भक्ति शाखा के कवि जो है सेनापति के हैं। सेनापति का जन्म जो है 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है और इनके गुरु का नाम क्या है? हीरामणि दीक्षित था। सेनापति के गुरु का नाम क्या है? हीरामणि दीक्षित है। कवित्व रत्नाकर इनकी रचना है। काव्य कल्पद्रुम है। इनके दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं सेनापति के, कवित्व रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम, इनके दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ऋतु वर्णन में ये सेनापति जो है ऋतु वर्णन में ये सिद्धहस्त हैं। ऋतु वर्णन में क्या है? ये सिद्धहस्त कवि हैं। तो राम कैसो जस अध उरुथ गणन है किसकी पंक्ति है? तो सेनापति के हैं और सेनापति का जन्म जो है 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम जो है हीरामणि दीक्षित था और कवित्व रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम, इनके दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। कवित्व रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम जो है इनके दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ऋतु वर्णन में ये सिद्धहस्त कवि हैं। 21 क्वेश्चन है कि सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? सुदामा चरित जो है किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? मतीराम के द्वारा, पद्माकर के द्वारा, देव के द्वारा या नरोत्तम दास के द्वारा? किसके द्वारा रचित है सुदामा चरित? तो सुदामा चरित जो है नरोत्तम दास द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। सुदामा चरित नाम से काव्य ग्रंथ जो है नरोत्तम दास और नंददास दोनों ने रचा है। तो सुदामा चरित की बात करें तो दो कवि इसके रचनाकार हैं, नरोत्तम दास और नंददास दोनों ने रचा है। नरोत्तम दास रचित सुदामा चरित अवधी भाषा का काव्य ग्रंथ है। अगर नरोत्तम दास की बात करें तो इन्होंने सुदामा चरित अवधी भाषा का काव्य ग्रंथ इनका है। ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचाशिका मतीराम के ग्रंथ हैं। कौन कौन से? तो ललित ललाम, रसराज और अलंकार पंचाशिका मतीराम के ग्रंथ हैं। पद्माकर के प्रमुख ग्रंथ जो हैं पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पजाशा आदि, ये सभी रचनाएं जो हैं पद्माकर के प्रमुख ग्रंथ हैं। पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पजाशा और रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका ये मतीराम के ग्रंथ हैं। और सुदामा चरित जो है नरोत्तम दास और नंददास दोनों ने रचा है सुदामा चरित। और यह जो है सुदामा चरित अवधी भाषा का काव्य ग्रंथ है। इसके पीछे एक क्वेश्चन था कि राम कैसो जस अध उरथ गणन है। राम कैसो जस अध उरथ गणन है किसकी पंक्ति है? तो सेनापति और इनका जन्म जो है 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित बताया था। कवित्व रत्नाकर इनकी रचना, काव्य कल्पद्रुम इनकी रचना है। इनके दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं ये, कवित्व रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम। ऋतु वर्णन में ये सिद्धहस्त कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा जो रचना है जो सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? पूर्ण प्रकाश नहीं है, या प्रभावती, या अलका, या निरुपमा? तो इनमें से कौन से रचना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? तो ए सही है। पूर्ण प्रकाश जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, बल्कि प्रभावती, अलका और निरुपमा ये सभी रचना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। प्रभावती, अलका, निरुपमा ये सभी रचना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा है। पूर्ण प्रकाश भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है अनुदित सामाजिक उपन्यास है। पूर्ण प्रकाश क्या है? पूर्ण प्रकाश जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित जो है सामाजिक उपन्यास है। शेष तीनों उपन्यास जो है प्रभावती 1936, अलका जो है 1933 तथा निरुपमा जो है 1936 जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास हैं। तो प्रश्न क्या था कि कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? तो हमने बताया पूर्ण प्रकाश। और पूर्ण प्रकाश जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित सामाजिक उपन्यास है। पूर्ण प्रकाश भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या है? अनुदित सामाजिक उपन्यास है। शेष तीनों उपन्यास जो है प्रभावती 1936, अलका जो है 1933 तथा निरुपमा 1936 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है 23 की है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार किस कविता की पंक्ति है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार किस कविता की पंक्ति है? झरना की है, कामायनी की है, आंसू की है, राम की शक्ति पूजा की है?
कि है आमानिशा उगलता गगन घन अंधकार किस कविता की पंक्ति है आमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। तो ये जो है डी सही है, राम की शक्ति पूजा जो है इस रचना की जो है पंक्ति है कि है आमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। यह पंक्ति जो है उपयुक्त पंक्तियाँ जो है राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी में रचित था। यह राम की शक्ति पूजा कविता की है और यह कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है, राम की शक्ति पूजा। और है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार जो है पंक्ति राम की शक्ति पूजा से है। अनामिका की बात करें तो 1938 के द्वितीय संस्करण में संकलित है। अनामिका जो है 1938 के द्वितीय संस्करण में संकलित है। अनामिका की अन्य प्रमुख कविताएं हैं सरोज स्मृति 1935 ईस्वी में, तोड़ती पत्थर जो है सच है 1935 ईस्वी। झरना की बात करें तो 1918 में, आंसू 1925 ईस्वी और कामायनी 1935 जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियाँ हैं। आंसू को हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। आंसू को क्या कहा जाता है? हिंदी का मेघदूत। अगर पूछा जाए कि हिंदी का मेघदूत किसे कहा जाता है तो आंसू को जयशंकर प्रसाद की रचना है। और झरना, आंसू और कामायनी ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचना है। सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर, सच है, ये सभी जो है किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अनामिका भी इनकी रचना है और राम की शक्ति पूजा भी रचना है। अगला क्वेश्चन है गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी का सार क्या है? गुलेरी जी की जो रचना है उसने कहा था कहानी का सार क्या है? निस्वार्थ बलिदान है, अपराध का मनोविज्ञान है, या अमृतसर का जनजीवन है, या युद्ध की आवश्यकता है। तो गुलेरी जी की जो रचना है, कहानी है, उसने कहा था का सार क्या है? आपको सार बताना है इसका। तो ये सही है, इसमें निस्वार्थ बलिदान है। क्या है? निस्वार्थ बलिदान है। उसने कहा था कहानी जो गुलेरी जी की है। और यह कहानी जो है 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह जो कहानी है 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। यह कहानी जो है किस विश्व युद्ध की? तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है यह कहानी। उसने कहा था। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? लहना सिंह है। इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो लहना सिंह अपने बचपन के प्रेम के लिए अपनी जान का निस्वार्थ बलिदान देता है। यह जो है फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी गई है। किस पद्धति पर लिखी गई है? तो फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी गई है। हिंदी की प्रथम कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी भी है इनकी। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी हैं। तो सुखमय जीवन इन्होंने लिखा है। 3 कहानियाँ लिखी हैं गुलेरी जी ने। सुखमय जीवन 1911 में, और बुद्धू का कांटा लिखा है 1914 में, तथा उसने कहा था 1915 में। तो 24 क्वेश्चन है कि गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी का सार क्या है? तो हमने बताया निस्वार्थ बलिदान है। उसने कहा था 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है? लहना सिंह अपने बचपन के प्रेम के लिए अपनी जान का निस्वार्थ बलिदान देता है। यह जो है फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी गई है। हिंदी की प्रथम कहानी है। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में, बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी में, तथा उसने कहा था 1915 ईस्वी में। 25 क्वेश्चन है कि गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? गिरती जो दीवारें हैं किसका उपन्यास है? नागार्जुन का है, धर्मवीर भारती का है, उपेंद्र नाथ अस्के का है, या अमृतलाल नागर का है। तो आपको बताना है कि गिरती दीवारें जो है किसका उपन्यास है? नागार्जुन का है, या धर्मवीर भारती का है, या उपेंद्र नाथ अस्के का है, या अमृतलाल नागर का है। तो इसका सही जवाब जो है गिरती दीवारें जो उपन्यास है ये उपेंद्र नाथ अस्के का जो है उपन्यास है। किसका है गिरती दीवारें? तो उपेंद्र नाथ अस्के का उपन्यास है और यह 1947 में रचित है गिरती दीवारें। इन्हें जो है मध्य वर्ग का चितेरा भी कहा जाता है, उपन्यासकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उपेंद्र नाथ अस्के को? तो इन्हें मध्य वर्ग का क्या कहा जाता है? चितेरा, उपन्यासकार भी कहा जाता है। बड़ी बड़ी आँखें 1955 ईस्वी और गर्म राख 1957 ईस्वी, सितारों के खेल 1940 ईस्वी आदि इनके जो है महत्वपूर्ण उपन्यास हैं।
तो कौन कौन से उपन्यास हैं? तो बड़ी बड़ी आँखें हैं इनकी उपन्यास, गिरती दीवारें तो है ही, बड़ी बड़ी आँखें 1955 में, गर्म राख 1957 में, और सितारों के खेल 1940 आदि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। किसके? उपेंद्र नाथ आस्के के। महाकाल की बात करें, महाकाल 1947। महाकाल जो है अमृतलाल नागर का प्रथम उपन्यास है, महाकाल 1947। और जबकि रतिनाथ की चाची 1948 ईस्वी में, बाबा नागार्जुन का प्रथम उपन्यास है। तो अमृतलाल नागर का प्रथम उपन्यास की बात करें तो महाकाल 1947 है, और जबकि रतिनाथ की चाची जो है 1948 में बाबा नागार्जुन का प्रथम उपन्यास है। और गिरती दीवारें जो है किसका उपन्यास है? तो उपेंद्र नाथ आस्के का है। और बड़ी बड़ी आँखें 1955 में, गर्मराख 1957 में, सितारों का खेल 1940 में। ये सभी जो उपन्यास हैं, ये सभी उपन्यास जो है उपेंद्र नाथ आस्के की हैं। अगला क्वेश्चन है कि 26 इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ के रचयिता कौन है? इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ के रचयिता का नाम बताना है कि इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ के रचयिता कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह हैं, या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, या बालकृष्ण भट्ट, या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें से बताना है कि इतिहास जो तिमिरनाशक ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब जो है बी है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो हैं ये इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ के रचयिता हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो हैं इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ के कौन है? रचयिता हैं। महत्वपूर्ण रचना है। राजा शिव प्रसाद जो है अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे। राजा शिव प्रसाद क्या थे? अरबी फारसी मिश्रित जो है हिंदी के पक्षपाती थे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु भी थे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु भी थे। और राजा शिव प्रसाद जो है अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे। और इनकी जो रचना है इतिहास तिमिरनाशक जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी की महत्वपूर्ण रचना है। और राजा शिव प्रसाद जो है अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु भी थे। 27 क्वेश्चन है कि केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम क्या था? केशवदास जो है एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे हैं, उसका नाम क्या था? विज्ञान गीता था, या ऋषिक प्रिया था, या रामचंद्रिका था, या कविप्रिया था? तो आपको केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम क्या था? विज्ञान गीता, ऋषिक प्रिया, रामचंद्रिका, कविप्रिया। तो इसका सही जवाब बताना है। तो विज्ञान गीता जो है ये केशवदास के आध्यात्मिक ग्रंथ है। विज्ञान गीता क्या है? केशवदास के आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा है। यह कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक जो है प्रबोध चंद्रोदय का छंदोबद्ध हिंदी अनुवाद है। तो केशवदास की जो रचना है आध्यात्मिक ग्रंथ है वो विज्ञान गीता है और आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा है। और यह कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक जो है, कृष्ण मिश्र की जो संस्कृत नाटक रचना है प्रबोध चंद्रोदय का छंदोबद्ध हिंदी अनुवाद है। रसिक प्रिया भी इनकी रचना है 1591 में। रसों का वर्णन है रसिक प्रिया में। और रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में राम के चरित्र पर आधारित जो है प्रबंध काव्य है। जबकि कविप्रिया 1601 में अलंकारों का वर्णन किया गया है। तो केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या था? तो विज्ञान गीता है नाम से एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा है। यह कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक जो है प्रबोध चंद्रोदय का छंदोबद्ध हिंदी अनुवाद है। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में रसों का वर्णन है। रामचंद्रिका 1601 में राम के चरित्र पर आधारित प्रबंध काव्य है। जबकि कविप्रिया जो है 1601 में अलंकारों का वर्णन किया गया है। तो 27 क्वेश्चन है कि केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या था? तो विज्ञान गीता हमने बताया। और यह जो है कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक जो है प्रबोध चंद्रोदय का छंदोबद्ध हिंदी अनुवाद है। रसिक प्रिया 1591 में रसों का वर्णन है। रामचंद्रिका 1601 में राम के चरित्र पर आधारित प्रबंध काव्य है। जबकि कविप्रिया जो है 1601 में अलंकारों का वर्णन किया गया है। 28 क्वेश्चन है कि नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता है? आपको बताना है कि नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में, नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता है? क्या किशोरीलाल गोस्वामी का नहीं आता है, या मोहन राकेश का नहीं आता, या कमलेश्वर का, या राजेंद्र प्रसाद का? तो नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में किसका नाम नहीं आता?
तो ये सही है, किशोरीलाल गोस्वामी का जो है नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में नहीं नाम नहीं आता किशोरीलाल गोस्वामी का, बल्कि मोहन राकेश का आता है, कमलेश्वर का आता है, राजेंद्र प्रसाद जो है नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में नाम आता है इनका। कौन? मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र प्रसाद। किशोरीलाल गोस्वामी जो है हिंदी कहानी के प्रारंभिक युग के रचनाकार हैं। इनकी कहानी जो है इंदुमती वर्ष 1900 में प्रकाशित हुई, जिसे आचार्य शुक्ल हिंदी का प्रथम कहानी मानते हैं। जबकि कौन मानता है इंदुमती को प्रथम कहानी? तो 1900 में प्रकाशित आचार्य शुक्ल जो है हिंदी का प्रथम कहानी मानते हैं। जबकि नई कहानी आंदोलन का प्रवर्तन वर्ष जो है 1956 में, नई कहानी का प्रवर्तन वर्ष क्या है? तो नई कहानी का प्रवर्तन वर्ष 1956 जो है 1956 में से हुआ। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर इसके प्रवर्तक थे। तो प्रश्न 28 था कि नई कहानी जो वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता? तो किशोरीलाल गोस्वामी का नहीं आता, बल्कि मोहन राकेश और कमलेश्वर और राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों का आता है। किशोरीलाल गोस्वामी जो है हिंदी कहानी के प्रारंभिक युग के रचनाकार। इनकी कहानी जो है इंदुमती वर्ष 1900 में प्रकाशित हुई, जिसे आचार्य शुक्ल हिंदी का प्रथम कहानी भी मानते हैं। आचार्य शुक्ल क्या मानते हैं? हिंदी के प्रथम कहानी मानते हैं। जबकि नई कहानी आंदोलन का प्रवर्तन वर्ष की बात करें तो 1956 से हुआ। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर इसके प्रवर्तक थे। 29 क्वेश्चन है कि विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? तो विष्णु प्रभाकर की रचना है कि रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? निराशा है, व्यंग्य है, उद्बोधन है या क्षोभ है। आपको बताना है कि विष्णु प्रभाकर के रचना जो है रसोई घर में प्रजातंत्र, रसोई घर में क्या है? प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? तो ये रसोई घर में प्रजातंत्र जो है किसकी रचना है? तो विष्णु प्रभाकर की है और विधा क्या है? एकांकी है। तो विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? निराशा है, व्यंग्य है या उद्बोधन है या क्षोभ है। तो बी सही है। विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में व्यंग्य जो है प्रधान रचना है। यह रचना जो है व्यंग्य प्रधान रचना है। विष्णु प्रभाकर ने बंगला साहित्यकार जो है शरत चंद्र की जीवनी जो है आवारा मसीहा नाम से लिखी, जो उनकी ख्याति का प्रमुख आधार है। विष्णु प्रभाकर ने बंगला जो साहित्यकार हैं शरत चंद्र की जीवनी पर आवारा मसीहा नाम से लिखी, जो उनकी ख्याति का प्रमुख आधार है। आदि और अंत इनकी रचना है। आदि और अंत 1945 में। जिंदगी के थपेड़े भी इनकी रचना है 1952 में। धरती अब भी घूम रही है 1970 ईस्वी में, तथा ईश्वर का चेहरा 2003 ईस्वी में। आदि विष्णु प्रभाकर की प्रमुख क्या हैं? कहानियाँ हैं। आदि और अंत जिंदगी के 1945, आदि और अंत जिंदगी के थपेड़े जो है 1952 में। धरती अब भी घूम रही है 1970 में, तथा ईश्वर का चेहरा 2003 आदि विष्णु प्रभाकर की प्रमुख कहानियाँ हैं। तो इसके पिछले में एक क्वेश्चन था कि नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता? तो किशोरीलाल गोस्वामी का नहीं आता, मोहन राकेश का आता है, कमलेश्वर, राजेंद्र प्रसाद, ये सभी का आता है। और विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? तो हमने बताया व्यंग्य है। यह व्यंग्य प्रधान रचना है विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी। और विष्णु प्रभाकर ने बंगला साहित्यकार जो है शरत चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा नाम से लिखी, जो उनकी ख्याति का प्रमुख आधार है। आदि और अंत 1945 ईस्वी में। जिंदगी के थपेड़े 1952 में। धरती अब भी घूम रही 1970 में, तथा ईश्वर का चेहरा जो है 2003 आदि विष्णु प्रभाकर की प्रमुख कहानियाँ हैं। 30 क्वेश्चन है कि जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का लेखक कौन है? आपको बताना है कि जॉर्ज पंचम की नाक जो है कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर हैं, अज्ञेय हैं या भीष्म साहनी है या हरिकृष्ण प्रेमी है। तो जॉर्ज पंचम की जो नाक है कहानी के लेखक कौन है? तो कमलेश्वर हैं। इसके सही जवाब है कमलेश्वर जो है। जॉर्ज पंचम की नाक जो कमलेश्वर की कहानी है, इन्होंने
1972 में समांतर कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किया कमलेश्वर ने। किसका प्रवर्तन किया? तो समांतर कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किया। राजा निर्बंशिया इनकी रचना है 1957 ईस्वी में। राजा निर्बंशिया 1957 में। कस्बे का आदमी भी इनकी रचना है 1958 में। कस्बे का आदमी रचित है, ठीक है। खोई हुई दिशाएं भी हैं 1963 में। खोई हुई दिशाएं तथा मांस का दरिया है 1966 ईस्वी में। कमलेश्वर के प्रमुख कहानी संग्रह है। भीष्म साहनी के प्रमुख कहानी संग्रह भाग्य रेखा है 1953 ईस्वी में। वांगचू है 1978 में तथा डायन जो है 1998 ईस्वी में जो है ये किसकी है? भीष्म साहनी की प्रमुख कहानी संग्रह है। भाग्य रेखा 1953 में, वांगचू जो है 1978 में तथा डायन जो है 1998 ईस्वी में। ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? भीष्म साहनी के प्रमुख कहानी संग्रह हैं। और जॉर्ज पंचम की नाग कहानी के लेखक कौन है? तो हमने बताया कि कमलेश्वर है। जॉर्ज पंचम की नाग कमलेश्वर की कहानी। इन्होंने 1972 में समांतर कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किया। राजा निर्बंशिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं भी इनकी रचना है 1963 में तथा मांस का दरिया भी इनकी रचना है। किसका? कमलेश्वर का। मांस का दरिया 1966 में। कमलेश्वर के प्रमुख कहानी संग्रह है। भीष्म साहनी की बात करें तो प्रमुख कहानी संग्रह भीष्म साहनी की है भाग्य रेखा 1953 ईस्वी में। और वांगचू भी भीष्म साहनी की रचना है 1978 में तथा डायन जो है 1998 में इनकी रचना है भीष्म साहनी की। 31 क्वेश्चन है कि पाहन पूजे हरि मिले, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। यह उक्ति किसकी है? रशखान की है, रहीम की है, मलूकदास या कबीर की है? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यह पंक्ति किसकी है? तो कबीर की भैया यह पंक्ति है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। यह उक्ति जो है भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि जो है कबीरदास की उक्ति है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी जो है भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। कौन लिखते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का जो है प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? कबीर है। कबीर की वाणी का संग्रह सन 1464 में उनके शिष्य जो है धर्मदास ने बीजक नाम से किया। तो कबीर की वाणी का संग्रह जो है सन 1464 में उनके शिष्य जो है धर्मदास ने बीजक नाम से किया है। और यह पंक्ति जो है किसकी है? कबीर की है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यह उक्ति किसकी है? कबीर की है। और कबीर जो है भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं कबीरदास। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? कबीर है। कबीर की वाणी का संग्रह सन 1464 में उनके शिष्य जो है धर्मदास ने बीजक नाम से किया है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1903 में, 1900 में या 1910 में या 1890 में? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना बताना है कि कब हुई थी। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की बात करें तो यह सही जवाब जो है सी है। 1910 में जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1 मई 1910 को हुई और इसके पहले सभापति कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। सम्मेलन की स्थापना जो है हिंदी भाषा एवं साहित्य तथा देवनागरी का प्रचार प्रसार हेतु किया गया। तो प्रश्न है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो हमने बताया 1910 ईस्वी में, 1 मई 1910 ईस्वी को हुई। और इसके पहले सभापति कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे इसके पहले सभापति। सम्मेलन की स्थापना जो है हिंदी भाषा एवं साहित्य तथा देवनागरी के प्रचार प्रसार हेतु किया गया। 33 क्वेश्चन है कि चिंतामणि किस काल के कवि थे? चिंतामणि की बात बताना है कि चिंतामणि जो हैं किस काल के कवि थे? भक्ति काल के, वीरगाथा काल के या रीति काल के या आधुनिक काल के? तो आपको बताना है कि चिंतामणि जो है किस काल के कवि थे। तो इसका सही जवाब जो है सी है, रीति काल के कवि थे चिंतामणि। चिंतामणि रीति काल के कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है।
कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि चिंतामणि जो है चिंतामणि त्रिपाठी को रीत काव्य का प्रवर्तक माना है। रीत काव्य का क्या माना है? प्रवर्तक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को। चिंतामणि जो है सिद्धांततः और रसवादी आचार्य थे। रस विलास इनकी रचना है, श्रृंगार मंजरी भी इनकी रचना है, कवि कुल कल्पतरु और कृष्णचरित तथा काव्य प्रकाश जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चिंतामणि की रचनाएं कौन सी है? तो रस विलास है, श्रृंगार मंजरी है, कवि कुल कल्पतरु है, कृष्णचरित है तथा काव्य प्रकाश इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रीतिबद्ध धारा के ही कवि जो हैं भूषण और मतिराम चिंतामणि के सहोदर भाई थे। रीतिबद्ध धारा के ही कवि जो हैं भूषण की बात करें और मतिराम चिंतामणि के क्या थे? सहोदर भाई थे। चिंतामणि के क्या थे? सहोदर भाई थे। रीतिबद्ध धारा के कवि भूषण और मतिराम। तो चिंतामणि किस काल के कवि थे? तो ये जो है रीति काल के कवि थे। सी सही जवाब है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीत काव्य का प्रवर्तक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और चिंतामणि जो है सिद्धांततः जो है रसवादी आचार्य थे। और रस विलास इनकी रचना है, श्रृंगार मंजरी भी इनकी रचना है, कवि कुल कल्पतरु कृष्णचरित तथा काव्य प्रकाश इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं किसकी हैं? चिंतामणि की हैं। और रीतिबद्ध धारा के ही कवि जो है भूषण और मतिराम चिंतामणि के क्या थे? सहोदर भाई थे। तो चिंतामणि किस काल के कवि थे? तो हमने बताया रीत काल के कवि थे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीत काव्य का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि जो है सिद्धांततः क्या थे? रसवादी आचार्य थे। रस विलास, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, कृष्णचरित तथा काव्य प्रकाश इनकी प्रमुख रचना है। और रीतिबद्ध धारा के ही कवि भूषण और मतिराम जो है चिंतामणि के सहोदर भाई थे। 34 क्वेश्चन है कि केशवदास कवि होने के साथ साथ क्या थे? गायक थे, पाखंड विरोधी थे, आचार्य थे या संत थे। तो आपको बताना है कि केशवदास कवि होने के साथ साथ क्या थे? क्या वे गायक थे या पाखंड विरोधी थे या आचार्य थे या संत थे? तो केशवदास कवि होने के साथ साथ आचार्य भी थे। सी सही जवाब है। केशवदास अलंकारवादी आचार्य एवं कवि थे। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। डॉक्टर नगेंद्र केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। कौन मानता है? डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं कि केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। और इनकी रचना जो है रसिक प्रिया है 1591 में, रामचंद्रिका 1601 में, कवि प्रिया 1601 तथा विज्ञान गीता इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो केशवदास कवि होने के साथ साथ क्या थे? आचार्य भी थे। आचार्य एवं कवि थे। और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। डॉक्टर नगेंद्र जो है केशवदास को रीतिकाल के प्रवर्तक मानते हैं। तो रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को कौन मानता है? तो डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। रसिक प्रिया 1591 में, रामचंद्रिका 1601 में, कवि प्रिया 1601 तथा विज्ञान गीता इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 35 क्वेश्चन है कि रामचरितमानस में कितने कांड या अध्याय हैं? तो हमने बताया 7 कांड हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में 7 कांड है जो क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला नंबर बाल कांड आएगा, फिर दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड और 5वां सुंदर कांड, 6वां लंका कांड और 7वां जो है उत्तर कांड। 36 क्वेश्चन है कि हरिवंश राय बच्चन की रचना क्या भूलूं क्या याद करूं किस कोट के अंतर्गत आती है? आपको बताना है कि हरिवंश राय बच्चन की जो रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं किस कोट के अंतर्गत आता है? आत्मकथा के अंतर्गत, इंटरव्यू के अंतर्गत, रेखा चित्र के अंतर्गत या यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत? तो हरिवंश राय बच्चन की जो रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये आत्मकथा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? आत्मकथा विधा की रचना है हरिवंश राय बच्चन की, क्या भूलूं क्या याद करूं। अपनी हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा 4 खंडों में लिखी है जो इस प्रकार है। पहला नंबर क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में। दूसरा नंबर है नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी में लिखा। और बशेरे से दूर 1978 ईस्वी में। और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक जो है कब लिखा? तो 1950 ईस्वी में। 37 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक जो है भारतेंदु जी द्वारा लिखित नहीं है?
तो नील देवी, अंधेर नगरी, भारत सौभाग्य, भारत दुर्दशा। तो इसमें से क्वेश्चन है कि 37 निम्नलिखित नाटकों में ऐसा कौन सा नाटक है जो भारतेंदु जी द्वारा लिखित नहीं है। ऐसा कौन सा नाटक है जो भारतेंदु जी द्वारा लिखित नहीं है। तो इसका सी सही जवाब है भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य जो है यह नाटक जो है भारतेंदु द्वारा लिखित नहीं है, बल्कि नील देवी, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, ये सभी जो है भारतेंदु द्वारा लिखित हैं। और जो है भारत सौभाग्य की बात करें तो भारतेंदु का नाटक नहीं है, अपितु भारत सौभाग्य जो है 1888 ईस्वी में रचित है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा लिखित नाटक है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा लिखित नाटक क्या है, भारत सौभाग्य है 1888 ईस्वी में। शेष अन्य नाटक जो है भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, नील देवी 1881 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के क्या है, मौलिक नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। किसको, भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या माना जाता है, नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। तो 37 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक जो है भारतेंदु जी द्वारा लिखित नहीं है। तो भारत सौभाग्य जो है भारतेंदु जी द्वारा लिखित नहीं है, बल्कि नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, ये सभी जो है भारतेंदु द्वारा लिखित नाटक हैं। और भारत सौभाग्य की बात करें तो 1888 ईस्वी में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा लिखित नाटक है। और भारत दुर्दशा 1880, अंधेर नगरी 1881, नील देवी 1881 भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। 38 क्वेश्चन की बात करेंगे कि रामचंद्रिका की रचना किसने की। तो इसका सही जवाब केशव है। केशवदास जो है रामचंद्रिका की रचना की, और केशवदास की प्रबंध कृति है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका क्या है, केशवदास की प्रबंध कृति है। केशवदास के जन्म की बात करें तो 1555 ईस्वी में हुआ था, और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा कि रामचंद्रिका जो है छंदों का एक अजायब घर है। कौन कहता है छंदों का अजायब घर, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जो है रामचंद्रिका जो है छंदों का एक अजायब घर है। वहीं आचार्य शुक्ल केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कठिन काव्य का प्रेत किसने माना है केशवदास को, तो रामचंद्र शुक्ल हैं। और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा, तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जो है मानते हैं। और रामचंद्रिका जो है केशवदास की प्रबंध कृति है। केशवदास का जन्म जो है 1555 ईस्वी में हुआ था, और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। अगला क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है। आपको बताना है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है। तो चंद छंद वर्णन की महिमा है, या गोरा बादल की कथा है, या कुतुब शतक है, या भाषा योग वशिष्ठ है। तो आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है। तो ये सही है, चंद छंद वर्णन की महिमा जो है ये रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है। कौन सी है, चंद छंद वर्णन की महिमा जो है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अकबर के समय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित जो है चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी रचना है, तो गंग कवि की रचना है। चंद छंद वर्णन की महिमा से खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं कि अकबर के समय में जो गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा में खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मानते हैं। भाषा योग वाशिष्ठ की बात करें तो 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी की पुस्तक है भाषा योग वाशिष्ठ, 1741 ईस्वी। आचार्य शुक्ल ने इसे परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक मानी है तथा निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। तो प्रश्न क्या है कि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है। तो हमने बताया कि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार अगर देखा जाए खड़ी बोली गद्य की पहली रचना तो चंद छंद वर्णन की महिमा है। और इसके लेखक कौन है भैया, तो इसके लेखक जो है गंग कवि हैं
इसके लेखक चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है? गंग कवि हैं। और खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भाषा योग वशिष्ठ की बात करें 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी की पुस्तक है। आचार्य शुक्ल ने इसे परिमार्जित जो है गद्य की प्रथम पुस्तक मानी है आचार्य शुक्ल ने, और तथा निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया। तो आचार्य शुक्ल ने इसे परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक मानी है तथा निरंजनी को प्रथम जो है प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया। 40 क्वेश्चन है कि कबीर दास की भाषा कैसे थी? सदुक्कड़ी थी, खड़ी बोली थी, अवधी, अपभ्रंश? तो इसका सही जवाब जो है सदुक्कड़ी थी कबीर दास की भाषा। पंचमेल, खिचड़ी आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है। कबीर दास ने पूरे देश का भ्रमण किया था और उन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं पाई थी। देश के अलग अलग भागों की भाषा जो है कबीर दास के यहाँ आकर जो है मिश्रित हो गई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर दास को भाषा का डिक्टेटर कहते हैं। तो भाषा का डिक्टेटर कौन कहते हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है कबीर दास को भाषा का डिक्टेटर कहते हैं। और कबीर दास की भाषा कैसी थी? सदुक्कड़ी थी। 41 क्वेश्चन है कि चिंतामणि की भाषा कौन सी थी? राजस्थानी थी, संस्कृत थी, या ब्रज थी, या अवधी थी? आपको बताना है चिंतामणि त्रिपाठी जो है इनकी भाषा कौन सी है। तो ये ब्रज है इनकी भाषा। चिंतामणि रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। चिंतामणि क्या है? रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के कवि हैं और इनकी काव्य भाषा जो है विशुद्ध ब्रज भाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं? चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं आचार्य शुक्ल। और रस विलास, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रस विलास, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो चिंतामणि की भाषा कौन सी थी? तो हमने बताया ब्रज भाषा थी चिंतामणि की। और ये जो है रीतिबद्ध धारा के कवि हैं, रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के कवि हैं और इनकी काव्य भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। रस विलास, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश आदि इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। 42 क्वेश्चन है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह पंक्ति किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी के हैं, जयशंकर प्रसाद की हैं, महादेवी वर्मा की हैं, मिथिलेश की हैं। तो आपको बताना है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह पंक्ति किसकी है? तो ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा। यह पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। उपयुक्त पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक जो है चंद्रगुप्त 1931 की है। तो यह कहाँ से ली गई है? तो चंद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद के जो नाटक है चंद्रगुप्त, उसमें से यह पंक्ति ली गई है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह पंक्ति किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँचे अनजान क्षितिज को मिलता एक इशारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँचे अनजान क्षितिज को मिलता एक इशारा। तो कर्नेलिया द्वारा गाया गीत है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँचे अनजान क्षितिज को मिलता एक इशारा। तो ये कर्नेलिया द्वारा गाया गीत है अरुण यह मधुमय देश हमारा। और यह पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद की है और किस नाटक से? चंद्रगुप्त से 1931 की रचना है। 43 क्वेश्चन है कि आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1928 में, 1925, 1914, 1930 में। तो बी सही है। आंसू काव्य जो है 1925 ईस्वी में प्रकाशित है। आंसू कविता वर्ष 1925 में प्रकाशित हुआ था आंसू जो है। और यह जयशंकर प्रसाद का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। यह जयशंकर प्रसाद का क्या है? विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसकी रचना जो है 133 छंदों में की गई है आंसू की। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की ही रचना जो है झरना के को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। तो 43 क्वेश्चन है कि आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 1925 में हमने बताया आंसू काव्य प्रकाशित हुआ था। और यह जयशंकर प्रसाद का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसकी रचना जो है 133 छंदों में की गई है। इसकी रचना जो है 133 छंदों में की गई है और इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है।
जयशंकर प्रसाद की ही रचना झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। जयशंकर प्रसाद की ही रचना जो है झरना को क्या माना जाता है, छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। तो आशु काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ, तो हमने बताया 1925 ईस्वी में आशु जो है प्रकाशित हुआ था, और यह जयशंकर प्रसाद का विरह प्रधान स्मृति काव्य है, और इसकी रचना जो है 133 छंदों में की गई है, और इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है आशु को। जयशंकर प्रसाद की ही रचना झरना को जो है छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। 44 क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द है। आपको बताना है कि सही विलोम शब्द कौन सा है। आगामी का विलोम क्या होगा, आगामी का अंत होगा, इति होगा, विराग होगा या गत होगा। तो आगामी का जो है विलोम शब्द गत है। आगामी का विलोम शब्द क्या है, गत है। आगामी मतलब आने वाला। आगामी मतलब क्या होता है कि आने वाला का विलोम शब्द गत है। गत का मतलब बीता हुआ। आगामी मतलब आने वाला, और गत का विलोम होगा कि बीता हुआ। इसी प्रकार अंत का विलोम आदि है, और इति का विलोम अथ, जबकि विराग का विलोम राग होगा। इसी प्रकार जो है आदि का विलोम क्या होगा, इसी प्रकार अंत का विलोम आदि होगा, और इति का विलोम अथ होगा, जबकि विराग का विलोम राग होगा। तो आगामी मतलब आने वाला का विलोम शब्द गत होगा, बीता हुआ होगा। इसी प्रकार अंत का विलोम क्या है, अंत का विलोम आदि है। इति का विलोम अथ है, जबकि विराग का विलोम राग होगा। तो ये सभी जो है विलोम है। आगामी का गत, आगामी का आने वाला का विलोम शब्द गत, बीता हुआ होगा। इसी प्रकार अंत का विलोम आदि है। इति का विलोम अथ है, जबकि विराग का विलोम राग होगा। 45 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं। तो आधिक्य, मिलन, संभावना, निहत्था। तो बी से है, मिलन जो है ये उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, बल्कि आधिक्य है, संभावना, निहत्था, ये सभी जो है उपसर्ग से बने शब्द हैं। तो विकल्प क्रमशः अधि जो है किसमें है, तो मिलन में जो है अधि समनी उपसर्गों से मिलकर बने हैं। 46 क्वेश्चन है कि कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है। कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है। रमैनी में, शबद में, साखी में, कबीर पंथ में। तो आपको बताना है कि कबीरदास जी जो है अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है। तो रमैनी में जो है कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या की है। किसमें, रमैनी में। कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है, तो रमैनी में की है। कबीर की वाणियों का संग्रह उनके शिष्य जो है धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। रमैनी में कबीर के रहस्यवादी तथा दार्शनिक विचारों को संकलित किया गया है। रमैनी जो है चौपाई छंद में है। तो रमैनी क्या है, चौपाई छंद में है। और रमैनी में कबीर जो है रहस्यवादी तथा दार्शनिक विचारों को संकलित किया गया है। रमैनी जो है चौपाई छंद में है। तो 46 क्वेश्चन था कि कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है। तो कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या जो है रमैनी में की है। और कबीर की वाणियों का संग्रह जो है उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। रमैनी में कबीर के रहस्यवादी तथा दार्शनिक विचारों को संकलित किया गया। रमैनी जो है चौपाई छंद में रचित है। अगला क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन के निम्न विकल्पों में उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। अभय और उभय। अभय और उभय की बात करें तो प्राप्ति या दोनों, निडर या दोनों या शास्त्र या निर्णय या दुर्लभ। तो इसका सही अर्थ क्या होगा अभय और उभय का। तो एक अभय का अर्थ होगा निडर होगा, एक अभय का अर्थ क्या होगा निडर होगा, और उभय का अर्थ क्या होगा दोनों होगा। तो अभय का अर्थ क्या है निडर है, तथा उभय का अर्थ क्या है दोनों है। अतः
अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है युग्म निडर और दोनों है। तो अभय क्या है? अभय का अर्थ निडर होगा और उभय का अर्थ दोनों होगा। अतः अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म निडर दोनों है। 48 क्वेश्चन है कि कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? कवि निराला की बात करें तो कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? ऐसे किस कवि को जो है निराला ने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? महादेवी वर्मा को, मीराबाई को, मन्नू भंडारी को या अमृता प्रीतम को? तो हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कवि निराला ने किसे कहा है? तो ये महादेवी वर्मा है, ये सही जवाब है। मुक्त छंद के जो प्रवर्तक हैं कवि निराला ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं निहार है 1930 ईस्वी, रश्मि है 1932 ईस्वी, नीरजा 1935 ईस्वी, शांति गीत जो है 1936 ईस्वी आदि हैं। तो निहार 1930 ईस्वी, रश्मि जो है 1932 ईस्वी, नीरजा जो है 1935 ईस्वी, शांति गीत 1936 ईस्वी आदि हैं। और कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? तो महादेवी वर्मा को जो है हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। और इनके प्रमुख काव्य संग्रह क्या हैं? निहार 1930 ईस्वी, रश्मि 1932 ईस्वी, नीरजा 1935, शांति गीत 1936 आदि हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि 49 क्वेश्चन है कि तुलसीदास के निम्न ग्रंथों को रचना काल के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है। तो तुलसीदास के निम्न ग्रंथों को रचना काल के अनुसार आरोही क्रम में लगाइए। तो इसका प्रश्नगत विकल्पों में तुलसीदास की रचनाओं का कोई भी क्रम संगत नहीं। तुलसीदास की रचनाओं का रचना काल उदय भानु सिंह के अनुसार निम्नलिखित है। तो उदय भानु सिंह के अनुसार अगर देखा जाए तुलसीदास की रचना काल के क्रम आरोही क्रम, तो जानकी मंगल जो है 1573 ईस्वी में रचित है। जानकी मंगल 1573 ईस्वी में, रामचरितमानस 1574 ईस्वी में, पार्वती मंगल की बात करें तो 1586 ईस्वी में, गीतावली की बात करें तो 1573 ईस्वी में, 1613 ईस्वी, 1573 से 1613 ईस्वी में गीतावली, कवितावली 1574 से 1623 ईस्वी में। तो जानकी मंगल 1573 ईस्वी में, रामचरितमानस 1574 ईस्वी में, पार्वती मंगल 1586 ईस्वी में, गीतावली 1573 से 1613 ईस्वी में, कवितावली जो है 1574 से 1623 ईस्वी में जो है तुलसीदास की ये सही जो है आरोही क्रम में रचना है। अगला क्वेश्चन है 50 की परिप्रवास का वर्ण विषय क्या है? राम वनवास है, या बुद्ध का गृह त्याग है, या कृष्ण का मथुरा प्रवास है, या सीता का करुणापूर्ण चित्र है। आपको बताना है कि परिप्रवास का वर्ण विषय क्या है। तो परिप्रवास का वर्ण विषय क्या है? कृष्ण का मथुरा प्रवास है। कृष्ण का मथुरा प्रवास जो है परिप्रवास का वर्ण विषय है। परिप्रवास जो है 1914 को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें जो है 17 सर्ग हैं। इसका वर्ण विषय कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का है। परिप्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय की हरिओद की कृति है। तो 50 क्वेश्चन है कि परिप्रवास का वर्ण विषय क्या है? तो हमने बताया कृष्ण का मथुरा प्रवास है परिप्रवास का वर्ण विषय। तो परिप्रवास जो है 1914 ईस्वी में रचित है और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं इसमें। और इसका वर्ण विषय कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का है। परिप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति है। परिप्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति है और इसमें जो है 17 सर्ग हैं और यह 1914 को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और इसका वर्ण विषय क्या है? कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का जो है वर्ण विषय है इसका। और यह रचना जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति है। 51 क्वेश्चन है कि हिंदी के किस रचनाकार ने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलवाया? हिंदी के किस रचनाकार ने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलवाया? रविंद्रनाथ त्यागी ने, ओम प्रकाश कश्यप ने, या फजले हसनैन ने, या हरिशंकर परशाई ने?
तो हिंदी के किस रचनाकार ने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलवाया? तो हरिशंकर परसाई जी हैं, ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हिंदी के रचना व्यंग्य को जो है विधा का दर्जा दिलवाया। हरिशंकर परसाई जी जो हैं व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलवाया, ऐसे कवि हैं। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। इन्होंने व्यंग्य को विधा के रूप में हिंदी में स्थान दिलाया और इनके प्रमुख व्यंग्यात्मक निबंध संग्रह की बात करें तो पगडंडियों का ज़माना हरिशंकर परसाई की रचना है। पगडंडियों का ज़माना 1966 ईस्वी में, जैसे उनके दिन फिरे 1963 ईस्वी में इनकी रचना है। सदाचार की ताबीज़ भी इनकी रचना है, ये व्यंग्य है 1967 में। सदाचार की ताबीज़, शिकायत मुझे भी है 1970 ईस्वी में, तथा विकलांग श्रद्धा का दौर जो है 1980 ईस्वी आदि है। तो प्रश्न क्या था कि हिंदी के किस रचनाकार ने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलवाया? तो हरिशंकर परसाई जी हैं। इन्होंने व्यंग्य को विधा के रूप में हिंदी में स्थान दिलाया और इनके प्रमुख व्यंग्यात्मक निबंध हमने बताया कि पगडंडियों का ज़माना 1966 ईस्वी में, जैसे उनके दिन फिरे 1963 ईस्वी में, सदाचार की ताबीज़ 1967 ईस्वी में, शिकायत मुझे भी है 1970 ईस्वी में, तथा विकलांग श्रद्धा का दौर जो है 1980 ईस्वी में आदि हैं। 52 क्वेश्चन है कि अबे सुन बे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? आपको बताना है 52 क्वेश्चन में कि अबे सुन बे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? राजनीतिक वर्ग का है, या बुद्धिजीवी वर्ग का है, या पूंजीपति वर्ग का है, या श्रमिक वर्ग का है? तो 52 क्वेश्चन है कि अबे सुन बे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो इसका सही जवाब जो है सी है, पूंजीपति वर्ग का है। अबे सुन बे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो ये पूंजीपति वर्ग का है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जो है कुकुरमुत्ता का प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जो है कुकुरमुत्ता का प्रकाशन जो है 1942 ईस्वी में हुआ था और यह द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। इस कविता में द्वितीय विश्व युद्ध के साथ पनपती हुई सामंती पूंजीवादी व्यवस्था का चित्रण है। कविता में गुलाब इसी पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। निराला की प्रथम कविता जो है जूही की कली 1916 ईस्वी है। तो प्रश्न क्या था कि अबे सुन बे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो हमने बताया पूंजीपति वर्ग का है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जो है कुकुरमुत्ता का प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ था और यह जो है द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। इस कविता में द्वितीय विश्व युद्ध के साथ पनपती हुई सामंती पूंजीवादी व्यवस्था के चित्रण है। कविता में जो गुलाब है इसी पूंजीपति वर्ग का क्या है? प्रतीक है। निराला की प्रथम कविता जो है जूही की कली 1916 ईस्वी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुव्रीहि समास का विकल्प है। तो लंबोदर का लंबे उदर वाला, या उदर का लंबा, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी उदर है लंबा, तो इसका सही जवाब क्या होगा? लंबोदर का बहुव्रीहि समास का विकल्प। तो सी सही है कि लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी जो है, इसके समास का सही पद विग्रह है कि लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी, उसे लंबोदर कहते हैं। बहुव्रीहि समास में समस्त पद से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दोनों पद जो है मिलाकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। दिए गए समस्त पद जो है लंबोदर का विग्रह लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी होगा। यहाँ तीसरा पद जो है गणेश जी प्रधान है। 54 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कवि का पहले नाम गोसाई दत्त था? ऐसे कौन से कवि हैं जिनका पहले नाम गोसाई दत्त था? इनमें से तो सुमित्रानंदन पंत हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, धर्मवीर भारती, या हरिवंश राय बच्चन। तो निम्न में से किस कवि का पहले नाम गोसाई दत्त था? तो इसका सही जवाब जो है सुमित्रानंदन पंत है। इनका जो है पहले नाम क्या था? गोसाई दत्त था। सुमित्रानंदन पंत के बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त था। और इनका जन्म जो है 1900 ईस्वी में कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। चिदम्बरा जो है पंत जी की महत्वपूर्ण कविताओं का संग्रह है।
इस पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उच्छ्वास इनकी रचना है। ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन आदि इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। तो 54 क्वेश्चन था कि निम्न में से किस कवि का पहले नाम गोसाई दत्त था। तो हमने बताया सुमित्रानंदन पंत का पहले नाम गोसाई दत्त था और इनका जन्म जो है 1900 ईस्वी में कौशानी अल्मोड़ा में हुआ। और चिदम्बरा जो है पंत जी की महत्वपूर्ण कविताओं का संग्रह है और इस पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन आदि इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। 55 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही समानार्थी शब्द नहीं ये बताना है दिए गए विकल्पों में। तो कमल का जो है सही समानार्थी शब्द क्या उत्पल नहीं है, या शतदल नहीं है, या देववृक्ष नहीं है, या सरसिज नहीं है। तो देववृक्ष जो है कमल का सही समानार्थी शब्द नहीं है, बल्कि उत्पल है कमल का सही समानार्थी शब्द। और शतदल भी जो है कमल का ही समानार्थी है और सरसिज ये कमल के ही समानार्थी है। सरसिज, शतदल और उत्पल। देववृक्ष की बात करें तो कमल का समानार्थी शब्द नहीं है, शेष कमल के समानार्थी शब्द हैं। देववृक्ष के समानार्थी शब्द की बात करें तो इसका परिजात होगा। परिजात, कल्पवृक्ष, कल्पतरु, देवतरु, कल्पलता ये क्या है देववृक्ष के समानार्थी शब्द हैं। परिजात, कल्पवृक्ष, कल्पतरु और देवतरु, कल्पलता। और कमल के शतदल, सरसिज और उत्पल ये समानार्थी शब्द हैं। 56 क्वेश्चन है कि छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है। इनमें से क्या अज्ञेय नहीं है, निराला, पंत, प्रसाद। तो अज्ञेय जो है छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है, बल्कि निराला, पंत और प्रसाद ये जो है 4 स्तंभों में अज्ञेय शामिल नहीं है। अपितु छायावाद के 4 स्तंभों में जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेव वर्मा हैं। अज्ञेय जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि हैं। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ। अज्ञेय ने प्रयोगवादी कवियों को जो है राहों का अन्वेषी कहा है। तो अज्ञेय ने प्रयोगवादी कवियों को क्या कहा, राहों का अन्वेषी कहा है अज्ञेय ने। और छायावाद के 4 स्तंभों में कौन आते हैं, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा आते हैं। अज्ञेय जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि हैं। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ। अज्ञेय ने प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। 57 क्वेश्चन है कि राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला नंबर है कि राम को शक्ति पूजा का सुझाव जो है जामवंत ने दिया। राम को शक्ति पूजा का सुझाव जो है जामवंत ने दिया। या राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ। या राम की शक्ति पूजा का कथानक जो है रामचरितमानस पर आधारित है। या राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक हैं, ईश्वर कम है। तो आपको बताना है कि राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है। तो सी सही है कि राम की शक्ति पूजा का कथानक जो है रामचरितमानस पर आधारित है। यह जो है असत्य कथन है, गलत है। राम की शक्ति पूजा का कथानक जो है रामचरितमानस पर आधारित है, यह गलत है। बल्कि सही क्या है, राम को शक्ति पूजा का सुझाव जो है, राम को शक्ति पूजा का सुझाव किसने दिया, जामवंत ने दिया। और दूसरा सही है कि राम को रावण पर विजय का वरदान, राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ। और तीसरा नंबर है कि राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक है, ईश्वर कम है, ये सही है। तो राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी का कथानक जो है बांग्ला ग्रंथ जो है कृतवास रामायण पर आधारित है, न कि रामचरितमानस पर। अतः विकल्प सी असत्य कथन है, शेष तीनों विकल्प सत्य हैं। और यह रचना जो है किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। इसका कथानक जो है बांग्ला ग्रंथ जो है कृतवास रामायण पर आधारित है, न कि रामचरितमानस पर। और राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन सत्य है, तो राम की शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ। राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक हैं, ईश्वर कम है, ये सही है। 58 क्वेश्चन है कि आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थी। आधुनिक काल के काव्य में कविताएं जो है किस भाषा में लिखी जाती थी, खड़ी बोली में, ब्रजभाषा में, अवधी में, ब्रज और अवधी में। तो आपको बताना है कि आधुनिक काल के काव्य में
जो आधुनिक काल का समय है, उसके काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थी? खड़ी बोली में, ब्रजभाषा में, अवधी में, ब्रज और अवधी में। तो इसका सही जवाब ए है। खड़ी बोली में जो है आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थी? तो खड़ी बोली में आधुनिक काल के काव्य में कविताएं लिखी जाती थी। आधुनिक काल के काव्य में कविताएं जो है खड़ी बोली हिंदी में लिखी जाती थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम जो है सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया। तो आधुनिक काल के काव्य में कविताएं खड़ी बोली हिंदी में लिखी जाती थी। और हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम जो है सर्वप्रथम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया। अयोध्या प्रसाद खत्री ने सन 1888 ईस्वी में खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया। किसने? अयोध्या प्रसाद खत्री जो हैं सन 1888 ईस्वी में खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से जो है खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थी? तो हमने बताया खड़ी बोली में। आधुनिक काल के काव्य में कविताएं खड़ी बोली हिंदी में लिखी जाती थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया। अयोध्या प्रसाद खत्री ने सन 1888 ईस्वी में खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया। 59 क्वेश्चन है कि परिमल किसकी काव्य रचना है? आपको बताना है परिमल जो है काव्य रचना किसकी है। माखनलाल चतुर्वेदी की है, पंत की है, निराला की है, रसखान की है। तो परिमल किसकी काव्य रचना है ये बताना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है परिमल है। महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है ये और इसका प्रकाशन सन 1930 ईस्वी में हुआ। इसका प्रकाशन जूही की कली, बादल राग और भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग आदि परिमल में संकलित कविताएं हैं। कौन परिमल में संकलित कविताएं कौन कौन सी हैं? तो जूही की कली है, बादल राग है, भिक्षुक है, पंचवटी प्रसंग आदि जो है परिमल में संकलित कविताएं। परिमल की भूमिका में निराला ने लिखा है। परिमल की भूमिका में निराला ने क्या लिखा कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, ये निराला ने लिखा है परिमल की भूमिका में। तो परिमल किसकी काव्य रचना है? तो हमने बताया निराला की है। महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। इसका प्रकाशन सन 1930 ईस्वी में हुआ और इसमें जूही की कली, बादल राग, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग आदि परिमल में संकलित कविताएं हैं। परिमल की भूमिका में निराला ने लिखा कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। तो परिमल की भूमिका में निराला ने लिखा है। 60 क्वेश्चन है कि हिंदी में मुक्त छंद में पहली कविता लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हिंदी में मुक्त छंद में पहली कविता लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? पंत को, मैथिली शरण गुप्त को, निराला को, प्रसाद को। तो आपको बताना है कि हिंदी में मुक्त छंद में पहली कविता लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सी सही जवाब है। निराला को जो है हिंदी में मुक्त छंद में पहली कविता लिखने का श्रेय दिया जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। निराला को हिंदी कविता में जो है मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला को क्या माना जाता है? हिंदी कविता मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचकों ने मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहा है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला ने क्या कहा? कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला का प्रथम काव्य संग्रह जो है अनामिका 1923 ईस्वी तथा अंतिम काव्य संग्रह जो है सांध्य काकली 1969 ईस्वी है। तो निराला की बात करें कि प्रथम काव्य संग्रह इनकी कौन सी है? तो अनामिका है 1923 ईस्वी तथा अंतिम काव्य संग्रह क्या है? सांध्य काकली 1969 ईस्वी है। और हिंदी में मुक्त छंद में पहली कविता लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? निराला को। निराला को हिंदी कविता में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक ने मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहा। निराला ने कविता को हिंदी का जो है जातीय छंद कहा है। निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923 ईस्वी तथा अंतिम काव्य संग्रह जो है सांध्य काकली 1969 ईस्वी है। 61 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द नहीं है? तो अम्बु का सही समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? वारी नहीं है, सलिल, क्षीर या फलक। तो आपको बताना है कि अम्बु का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो फलक जो है ये अम्बु का
जो है समानार्थी शब्द नहीं है, बल्कि अम्बों का समानार्थी शब्द वारी है, सलिल है और क्षीर। ये जो है अम्बों के समानार्थी शब्द हैं, वारी, सलिल और क्षीर। ये क्या है? अम्बों के समानार्थी शब्द हैं, वारी, सलिल, क्षीर। फलक की बात करें, फलक अम्बों का समानार्थी शब्द नहीं, शेष तीनों अम्बों के समानार्थी शब्द हैं। फलक के समानार्थी शब्द की बात करें तो फलक के समानार्थी शब्द आकाश है, गगन है, नभ आदि। ये जो है फलक के समानार्थी शब्द हैं। अम्बों के समानार्थी शब्द हमने बताया कि वारी है, सलिल है, क्षीर है। ये अम्बों के समानार्थी शब्द हैं। और फलक के समानार्थी शब्द आकाश, गगन, नभ आदि। ये सभी फलक के समानार्थी शब्द हैं। और सलिल, वारी, क्षीर ये सभी अम्बों के समानार्थी शब्द हैं। 62 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा के सही विकल्प नहीं है। तो इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? तो शीतल, मित्रता, शैतानी या भ्रातृत्व। तो इसमें से शीतल जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि मित्रता जो है मित्रता, शैतानी और भ्रातृत्व ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। शीतल नहीं है, बल्कि मित्रता है, शैतानी है और भ्रातृत्व। शीतल जो है भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं, जबकि मित्रता, शैतानी और भ्रातृत्व जो है भाववाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि इनसे किसी न किसी भाव, अवस्था या दशा का बोध हो रहा है। क्योंकि इनसे किसी न किसी भाव या अवस्था या दशा का बोध हो रहा है। शीतल की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? शीतलता होगी। तो शीतल की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? शीतलता होगी। और शैतानी, भ्रातृत्व और मित्रता जो है ये भाववाचक संज्ञा है। 63 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया के भेद का विकल्प हो। हम कुली से बोझ उठवाते हैं। हम कुली से बोझ क्या करते हैं? उठवाते हैं। तो ये नाम धातु है, क्रिया या कर्मक है, संयुक्त है, प्रेरणार्थक है। तो ये प्रेरणार्थक है। दिए गए वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, अतः प्रेरणार्थक क्रिया संगत उत्तर है। तो हम कुली से बोझ क्या करते हैं? उठवाते हैं। ये प्रेरणार्थक क्रिया है। 64 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए शब्द का सही विलोम शब्द है? तो उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? अपकार होगा या अनुदार होगा या उत्थान या अनुचित। तो उपकार का विलोम शब्द अपकार होगा। शेष शब्दों का विलोम इस प्रकार है। अनुदार की बात करें तो अनुदार का विलोम शब्द उदार होगा, उत्थान का विलोम शब्द पतन होगा तथा अनुचित का विलोम शब्द उचित होगा। तो उपकार का अपकार विलोम, अनुदार का उदार, उत्थान का पतन तथा अनुचित का विलोम क्या होगा? उचित होगा। 65 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही संज्ञा पदबंध का विकल्प हो। 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। तो मजदूर, 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को, या ताकतवर, तो इसका सही जवाब जो है 4 ताकतवर मजदूर जो है ये सही है संज्ञा पदबंध में। तो 4 ताकतवर मजदूर भी सही है। जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का काम देता है, जब कोई पद जो है समूह वाक्य में संज्ञा का काम देता है तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। दिए गए वाक्य में 4 ताकतवर मजदूर जो है पद समूह संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हैं, अतः यही संज्ञा पदबंध होगा। 66 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। तो यह गुणवाचक है, संबंधवाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक। तो वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। तो सी सही है कि सार्वनामिक है, सार्वनामिक सही जवाब है। दिए गए वाक्य में वह संज्ञा जो है आदमी के पहले आकर संज्ञा की विशेषता को बतला रहा है। वह आदमी जो है दिए गए वाक्य में वह संज्ञा आदमी के पहले आकर संज्ञा की विशेषता को बतला रहा है, अतः यह जो है सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाते हैं। तो वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। तो ये सार्वनामिक क्या है? विशेषण है। ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाते हैं।
67 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो कातर, अमीरी और क्रोध, सच्चाई। तो आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प इनमें से कौन नहीं है। तो कातर जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि अमीरी, क्रोध, सच्चाई, अमीरी, क्रोध, सच्चाई ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। कातर जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। अमीरी, क्रोध, सच्चाई ये भाववाचक संज्ञा है। अमीरी हो गया, क्रोध हो गया और सच्चाई, अमीरी, क्रोध, सच्चाई ये भाववाचक संज्ञा है, जबकि कातर जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। और अमीरी जो है, क्रोध, सच्चाई ये सभी भाववाचक संज्ञा है। 68 क्वेश्चन है कि निम्न वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। यह उसकी वही कार है, यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कि यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। दिए गए वाक्य में कोष्ठक में दिया गया शब्द जिसे वाक्य में प्रयुक्त कार के संबंध में सूचना दे रहा है, अतः यह क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 69 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो जरूरत, भारत, वृक्ष, भीड़, दाल। तो इसका सी सही जवाब होगा। भीड़ जो है समूहवाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। भारत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है और वृक्ष जो है जातिवाचक संज्ञा है, तथा दाल क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। भीड़ समूहवाचक है और भारत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वृक्ष जो है जातिवाचक संज्ञा है, तथा दाल जो है क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भीड़ समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में भारत आता है, वृक्ष जातिवाचक संज्ञा है, तथा दाल जो है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। 70 क्वेश्चन है कि पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो रा है, आर है, हार है, नहार है। तो पालनहार जो है शब्द में प्रत्यय जो है हार है, प्रत्यय है। होनहार, खेवनहार, राखनहार तथा उपहार शब्द हारकृत प्रत्यय से बने शब्द हैं। तो पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो हमने हार बताया। और होनहार, खेवनहार, राखनहार और उपहार शब्द हारकृत प्रत्यय से बने शब्द हैं। 71 क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण में भेद का सही विकल्प है। रामलीला का मंचन वहाँ हो रहा है, रामलीला का मंचन वहाँ हो रहा है। तो इसमें आपको क्रिया विशेषण भेद का सही विकल्प बताना है। रामलीला का मंचन वहाँ हो रहा है स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है, रीतिवाचक है या कालवाचक है। तो ए सही है, स्थानवाचक है कि रामलीला का मंचन वहाँ हो रहा है, ये क्या है, स्थानवाचक है। दिए गए वाक्य में वहाँ हो रहा है से स्थान का बोध हो रहा है, अतः यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। यहाँ हो गया, कहाँ हो गया, जहाँ हो गया, तहाँ हो गया, सामने, नीचे, ऊपर, भीतर, दूर, पास, अंदर, इधर उधर आदि स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। 72 क्वेश्चन है कि हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के पद होते हैं, या 6 या 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो हिंदी में पद जो है 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो हिंदी में पद के 5 भेद माने जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय। तो हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय। 73 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। करकट और करकट, करकट और करकट का अर्थ बताइए। एक करकट है और एक करकट है, तो इसका अर्थ बताना है दोनों का। तो कूड़ा या किला है या किला या केकड़ा है, कूड़ा या केकड़ा है, या खर है या कान है। तो आपको करकट और करकट का सही अर्थ बताना है। तो एक करकट का अर्थ क्या होता है, एक करकट का अर्थ कूड़ा होता है और एक करकट का अर्थ क्या होता है, केकड़ा होता है। एक करकट का अर्थ कूड़ा होता है और एक करकट का अर्थ क्या होता है, केकड़ा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है। तो बाग नहीं है सही अनेकार्थी वाला, या खेत, तीर्थ या देह। तो ये सही है, बाग जो है ये अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है बाग, बल्कि खेत जो है अनेकार्थी रूप है, तीर्थ भी अनेकार्थी रूप है
और देह जो है ये भी अनेकार्थी रूप है। तो क्षेत्र शब्द का प्रयोग बाघ के अर्थ में नहीं होता है, अतः यह इसका अनेकार्थी रूप नहीं होगा। शेष विकल्प जो है श्वेत, तीर्थ तथा देह क्षेत्र के अनेकार्थी शब्द हैं, अनेकार्थी हैं। शेष विकल्प जो है क्या है, श्वेत हो गया, तीर्थ हो गया तथा देह क्षेत्र के अनेकार्थी हैं। तो क्षेत्र जो है क्षेत्र जो दिए गए शब्द के सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं। तो हमने बताया कि जो ये खेत है नहीं, बाघ जो है ये अनेकार्थी शब्द वाला क्षेत्र का नहीं बल्कि खेत है, तीर्थ है, देह है, ये अनेकार्थी शब्द है क्षेत्र के। शेष विकल्प जो है श्वेत, तीर्थ तथा देह क्षेत्र के अनेकार्थी हैं। 75 क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही सर्वनाम पदबंध का विकल्प हो। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने यह बिजली सी फुर्ती डूबने से बचा लिया। तो इसका आपको क्या बताना है, इसका आपको सही सर्वनाम पदबंध का विकल्प बताना है। तो ए सही है कि बिजली से फुर्ती दिखाकर आपने जो है वाक्य में सर्वनाम का कार्य करने वाले पदबंध को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। दिए गए वाक्य में बिजली से फुर्ती दिखाकर आपने यह पदबंध जो है सर्वनाम का कार्य कर रहा है, अतः यहाँ यह सर्वनाम पदबंध है। 76 क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही द्विगु समास का विकल्प। नवग्रह का सही जो है विग्रह क्या है द्विगु समास का, तो ये सही है। नवग्रहों का समूह को क्या कहा जाता है, नवग्रह कहा जाता है, नवग्रहों के समूह को। और यह क्या है, ये द्विगु समास है। नवग्रह समस्त पद का सही विग्रह नवग्रहों का समूह होगा, यह द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का पहला पद जो है संख्यावाची विशेषण होता है। द्विगु समास का पहला पद क्या होता है, संख्यावाची विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समाहार का बोध करता है। सप्ताह हो गया, नवरत्न हो गया, चौराहा आदि जो है द्विगु समास का उदाहरण है। सप्ताह, नवरत्न, चौराहा आदि क्या है, द्विगु समास के उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 77 के निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। रामायण, फूल, तेल, परिवार। आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प कौन सा है। तो ये फूल जो है, फूल सही जवाब है कि फूल जो है जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। फूल शब्द से संपूर्ण फूल जाति का बोध होता है, जबकि रामायण जो है क्या है, व्यक्तिवाचक है, तेल क्या है, द्रव्यवाचक है तथा परिवार क्या है, समूहवाचक संज्ञा शब्द है। तो फूल क्या है, फूल भैया जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। फूल जो है शब्द से संपूर्ण फूल जाति का बोध होता है, जबकि रामायण क्या है, व्यक्तिवाचक है, तेल क्या है, द्रव्यवाचक है तथा परिवार जो है समूहवाचक संज्ञा शब्द है। 78 क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो सपोला, कटौती, बैठा, तिरोभाव। आपको बताना है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो तिरोभाव जो है ये प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तिरोभाव जो है ये प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, बल्कि सपोला, कटौती, बैठा, सपोला, कटौती, बैठा ये जो है प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प है। तो तिरोभाव शब्द तिरह उपसर्ग से बना है, यह प्रत्यय से बना शब्द नहीं है, बल्कि सपोला, कटौती, बैठा ये प्रत्यय से बने शब्द हैं। 69 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। तो ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज़्यादा गर्म होती है, तो यह कौन सा विशेषण के भेद का सही विकल्प है। संख्यावाचक है, यह व्यक्तिवाचक है, यह संबंधवाचक है, या प्रश्नवाचक है। तो भैया ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज़्यादा गर्म होती है, ये संबंधवाचक है। दिए गए वाक्य में भीतरी शब्द से ज्वालामुखी और उसकी सतह के संबंध तथा विशेषता ज़्यादा गर्म का बोध हो रहा है, अतः यहाँ क्या है, संबंधवाचक विशेषण होगा कि ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज़्यादा गर्म होती है, संबंधवाचक जो है विशेषण है तथा विशेषता ज़्यादा गर्म का बोध हो रहा है, अतः यहाँ संबंधवाचक विशेषण होगा। 80 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो।
यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है। निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आपको बताना है कि यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है। तो निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सी सही है। संबंधवाचक सर्वनाम जो है, यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। तो यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है, वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। यह और वह से परस्पर संबंधों का बोध हो रहा है। तो यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है, तो यह संबंधवाचक सर्वनाम है। वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। यह और वह से परस्पर क्या है? संबंधों का बोध हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में सरल वाक्य का सही विकल्प चुनिए। तो श्वेता नए कपड़े लेकर आई है, वह चला जो था लेकिन आधे रास्ते से लौट गया। दीपक आया और थक कर सो गया। दीपक आया और थक कर सो गया। जो देर से कार्य खत्म करेगा उसे सज़ा मिलेगी। तो इसमें आपको जो है सरल वाक्य का सही विकल्प चुनना है। तो ये सही है। श्वेता नए कपड़े लेकर आई जो है, ये क्या है? सरल वाक्य है। श्वेता क्या है? नए कपड़े लेकर आई है, यह सरल वाक्य है। श्वेता जो है नए कपड़े लेकर आई है, सरल वाक्य का सही विकल्प है। 82 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। सुधन सुप्ति का सही संधि विच्छेद संधि वाला शब्द सही संधि वाला विकल्प कौन सा है? सुधन सुप्ति का तो सुप्ति होगा या सुसुप्ति होगा या सुहाप्ति होगा या सुसुप्ति। तो कौन सा सही है? डी वाला सही है कि सुधन सुप्ति बराबर सुसुप्ति। सुधन सुप्ति बराबर सुसुप्ति का सही संधि वाला विकल्प है सुसुप्ति होगा। और यह जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। सुसुप्ति जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। सुधन सुप्ति बराबर सुसुप्ति। तो सुधन सुप्ति का सही संधि वाला विकल्प सुसुप्ति होगा और यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। 83 क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द के उपवाक्य का नाम बताइए। शिखा ने कहा कि वह कल एक नाटक देखने जा रही है। तो इसमें से आपको उपवाक्य का नाम बताना है। क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्रिया उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। तो आपको बताना है कि शिखा ने कहा कि वह कल एक नाटक देखने जा रही है, तो ये संज्ञा उपवाक्य है। दिए गए वाक्य में वह कल एक नाटक देखने जा रही है प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अतः यह संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। तो शिखा ने कहा कि वह कल एक नाटक देखने जा रहे हैं, तो ये संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य दिए गए वाक्य में वह कल एक नाटक देखने जा रही है, यह क्या है? प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अतः यह संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन कि निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प चुनिए। दीपा की दादी बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती है। दीपा की दादी बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं। तो निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प चुनना है। तो बहुत अच्छी कहानियाँ या अच्छी कहानियाँ सुनाती है दीपा की दादी, बहुत अच्छी दीपा की दादी। तो दीपा की दादी जो है, ये जो है दिए गए वाक्य में दीपा की दादी उद्देश्य है तथा बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं, यह जो है विधेय है। दीपा की दादी जो है उद्देश्य है तथा बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं विधेय है। वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य होता है और जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य होता है और जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। 85 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। तो चतुष्पद का चतुधन इस्पाद या चतुधन इस्पाद या चतुष्धन पाद या चतुर्धन पाद। आपको बताना है कि संधि विच्छेद क्या होगा चतुष्पाद का। तो चतुष्पाद का संधि विच्छेद चतुर्धन पाद होगा। चतुर्धन पाद बराबर चतुष्पाद, चतुर्धन पाद बराबर चतुष्पाद होगा संधि विच्छेद चतुर्धन पाद होगा। यह क्या है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। यदि विसर्ग के पूर्व छोटी वा उ और विसर्ग के बाद काखा पाफा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे दुहधन प्रकृति बराबर क्या होगा? दुष्प्रकृति। तो दुहधन प्रकृति बराबर क्या होगा? दुष्प्रकृति। तो क्या बताया कि
विसर्ग के बाद जो है का खा जो है, यदि विसर्ग के पूर्व ई वा और ऊ हो और विसर्ग के बाद का खा पाफा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे दूधन प्रकृति बराबर दुस प्रकृति, और चतुष्पाद का चतुर्धन पाद बराबर चतुष्पाद। 86 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। नरधन इस बराबर नरीश या नारिश या नरेश। तो नरधन इस बराबर जो है क्या होगा, इसका सही जवाब डी होगा, नरेश होगा। नरधन इस का सही संधि क्या है, तो नरेश होगा। यह गुण संधि का उदाहरण है। महेंद्र, महेश, ज्ञानोपदेश, महोत्सव, मोहर्मी तथा जोलोर्मी आदि भी गुण संधि का उदाहरण है। नरधन इस का सही संधि नरेश होगा, यह गुण संधि का उदाहरण है। महेंद्र, महेश और ज्ञानोपदेश, महोत्सव, मोहर्मी तथा जलोर्मी आदि भी गुण संधि का क्या है, उदाहरण है।